हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड के लिए। तो आजकल एग्जाम चले हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं हमारे। तो इन दिनों आप बहुत अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। तो उसी सिलसिले में केमिस्ट्री का पेपर, जैसा कि आपको पता है, अभी बाद में है, लेकिन अभी से हम तैयारी जारी रख रहे हैं। ओके, यानी टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उन पे डिस्कस करने के लिए स्टार्ट हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और चैनल पे नए हैं तो काला बटन दिख रहा है, काला बटन नीचे, तो उसे प्लीज क्लिक कर देना ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और उसके नीचे से शेयर का भी बटन दिख रहा है ना, शेयर का बटन, तो उसको भी शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। ओके, तो और उससे भी नीचे कमेंट दिख रहे होंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो कॉपी पेन तैयार रखें और पहला क्वेश्चन नोट करने के लिए शुरू हो जाओ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो पवन, जैसा कि तुम कह रहे थे कि रासायनिक बल गति पे न्यूमेरिकल लाओ, तो वहीं से ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ध्यान देना और नोट करो इसको। ठीक है, तो आंसर नंबर हम आंसर पुट करेंगे, आंसर नंबर फर्स्ट। ओके, आंसर नंबर फर्स्ट में क्या हुआ, तो आज एक चीज़ और बता दूं, आज मैं बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा, तो उसमें ड्यूटी थी, तो मैं गया था, तो बच्चे ऐसा आंसर लिख रहे थे, ये प्रश्न 5 का उत्तर, ऐसा भी लिख रहे थे बच्चे। ठीक है, तो मैंने नोटिस किया ये। ओके, ये ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है। ठीक है, आप, लेकिन ऐसा नोटिस किया मैंने, ये सभी लिख रहे थे बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। ओके, यस। तो अभी आंसर नंबर 1 डालना है। तो देखो, सबसे पहले तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या था, T = 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन R। ओके, प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता। ठीक है, अब अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो गई है, 99.9%। ठीक है, तो 99.9 यहाँ से ये के log 100% थी, 99.9 कंप्लीट हो गई, तो कितनी बची, 0.1% बची, इतनी बची। ठीक है, ये बची। तो यहाँ से क्या हो गया, ये पॉइंट हटा, ये तो ये पूरा गायब हो गया, तो यहाँ 0, 1 और 0 बढ़ गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आता है। अब यहाँ से देखो, T = 2.303 अपॉन के log क्या हो गया, 10⁻³ कर सकते हैं। और log की एक प्रॉपर्टी होती है ना, log 10⁻³ है तो पावर की जो होता है ना वो आगे आ जाता है, log की प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया T = 2.303 अपॉन के log, और यहाँ पर 3 भी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर log 10 हो गया। तो ये हमारा बच्चा 2.303 × 3 अपॉन के log 10 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बता दो सर। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसको याद रखना है। ठीक है, लिख लो इसको। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, T = आ गया 6.60, हाँ नहीं 6.9.9, ये हो गया हमारा, यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, तो अब हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, अर्धायुकाल। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अर्धायुकाल किसको याद है, जल्दी से बताऊँ, 0.693। ओके, और अपॉन में क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं हम।
यहाँ से के की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं। तो के की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, देखना, के इज इक्वल टू 6.909 अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली के की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 0.693 अपॉन 6.909 अपॉन टी, ठीक है। टी से टी 0.693 अपॉन 6.903 और ये टी ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको आप देखो, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। पॉइंट के बाद 3 डिजिट 3 कट्टे, ठीक है। एक अर्धायुकाल का 10 गुना होता है टी अपॉन 10 और ये हो गया, डिवाइड करके आ गया। और यहाँ से देखो क्या निकल गया, टी इज इक्वल टू टी हाफ का 10 गुना, ये है, बस प्रूफ हो गया। देखो ये क्या है, जो टोटल टाइम है, ठीक है, प्रथम अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, ये पूर्ण होने में लगा समय ना, पूरी अभिक्रिया जब पूरी होगी तो वो समय है, ठीक है। और जो अर्धायुकाल है, अर्धायुकाल का क्या है, 10 टाइम्स। अर्धायुकाल जितना भी होगा उसका 10 टाइम्स पूर्ण काल होगा, उस अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा। तो आपको इतना करना है, बस ये फिनिश हो गया। तो 2 मार्क्स आपके आ गए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो जल्दी से इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में और आपके पेपर कैसे चल रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पेपर कैसे चल रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, एक प्रथम एक पवन, ये क्वेश्चन भी देखो रासायनिक बलगति से है, चैप्टर नंबर 4 से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल है वहाँ का। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 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 का विशिष्ट अभिक्रिया वेग कितना है, 2.31 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। ये हो गया, इतना है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए, अर्ध आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो अर्धायु प्रथम कोटि के लिए, ठीक है। तो जल्दी से बताओ फॉर्मूला, जो बताएगा जल्दी से। तो ये होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ओके। के की वैल्यू गिवन है, ठीक है, गिवन दैट के इज इक्वल टू है 2.31 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया 0.693 अपॉन 2.31 और ये इंटू 10 ऊपर चला जाएगा और ये सेकेंड भी ऊपर चला गया, तो सेकेंड हो गया, ओके। अब इसे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करने पे क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट यहाँ लग गया, ठीक है। तो ये हो गया, एक पॉइंट और हटा देते हैं, पॉइंट पीछे गया तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये हो गया, इससे इसको डिवाइड करो तो 3 जहाँ, ओके। तो ये आ गया 3 × 10⁻² सेकेंड। तो क्या आ गया, ये टी हाफ। तो ये अर्धायु काल आ गया हमारा। तो यहाँ से अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टी हाफ 3 × 10⁻², 2 मतलब हो गया कि 100, तो 100 यानी 300 सेकेंड, ये आंसर है, ठीक है। ये
जल्दी से नोट कर लो। तो ये फॉर्मूले पे तो न्यूमेरिकल जरूर आएगा, तो इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 के, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला है, जो किस पे निर्भर करता है, वेग स्थिरांक पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस प्रकार संक्रियण ऊर्जा से संबंधित होता है ये। तो संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, आंसर नंबर थर्ड। एक ग्राफ बना देता हूं मैं, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, ये यहाँ पर हमारा रिएजेंट है, अभिकारक है, ये हो गया, और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमने सपोज ऐसे ले लिया, पीनी ए प्लस बी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनता है संक्रियक संकुल, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिवेटेड संकुल या कॉम्प्लेक्स, संकुल को कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब संक्रियक ऊर्जा क्या होती है, पता है, यहाँ से यहाँ तक, इसको EA से इंडिकेट करते हैं। ये संक्रियक ऊर्जा को, जितनी अभिक्रियक की ऊर्जा थी, अभिकारक की जितनी ऊर्जा थी, ठीक है। जैसे दूध है, दूध की ऊर्जा होगी, लेकिन उसको संक्रियक संकुल तक पहुंचने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो ये देखना, संक्रियण ऊर्जा किसे कहेंगे, तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं संक्रियण ऊर्जा, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, EA से, एक्टिवेशन एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो अभिक्रियक की ऊर्जा तथा सक्रियक संकुल की ऊर्जा के अंतर को EA कहते हैं। EA मतलब समझ में आ गया, ठीक है। स्पेस नहीं था इसलिए शॉर्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। यस, तो इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होता है ना, इन दोनों के बीच, किसके बीच, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और दूसरा अभिक्रियक या अभिकारक की ऊर्जा के बीच, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब लेकिन उसने एक और चीज पूछा है, क्या पूछा है कि एक्टिवेशन एनर्जी यानी संक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक के बीच रिश्ता बताना है। तो आर्नियस ने एक इक्वेशन दी थी, आर्नियस की इक्वेशन याद है, आर्नियस की इक्वेशन थी K इज इक्वल टू AE/RT, ये इक्वेशन थी। ये इक्वेशन में देखो वेग स्थिरांक और एक्टिवेशन एनर्जी यानी संक्रियण ऊर्जा का रिश्ता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि अगर ये बढ़ती है, ठीक है, अगर ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो पता है क्या होता है, जो वेग स्थिरांक होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ये क्योंकि रिश्ता माइनस में है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि अगर हम संक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ाते हैं, संक्रियण ऊर्जा बढ़ती है, तो वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वेग स्थिरांक कम हो जाता है, ये रिश्ता है इनके बीच। यहाँ से दिख भी रहा है K क्या है, -E है, तो माइनस में समझ में आ रहा होगा, माइनस में अगर वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 2 मार्क्स का है, इतना आपको लिखना है, इसको शब्दों में भी लिख देना। ये मैंने केवल क्या किया, नोटेशन बना रखा है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
घर से कूड़ा निकाल, आने वाला आया घर से कूड़ा निकाल, देख 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 तो यहाँ वहाँ न दे, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा। फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर क्या है जल्दी बता दो। ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है आपको, है ना, ये हमने वहाँ बाद डिस्कस भी किया था। तो संक्रमण यौगिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास क्या होती हैं, डी कक्षक संक्रमण तत्व के पास अर्धभरित डी कक्षक होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं, उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक होती हैं। तथा एक और रीजन लिख देते हैं, तथा इनका आकार छोटा होता है, तथा इनका आकार छोटा होता है। तो दो रीजन हमने लिख दिए, छोटा होता है। तो जितना ज़्यादा संक्रमण तत्व अगर छोटा होगा ना, उतना अच्छा संकुल यौगिक बनता है। और दूसरा, डी कक्षक उसमें खाली होनी चाहिए, तभी संकुल यौगिक बनेंगे। क्योंकि संकुल यौगिक बनने के लिए लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देता है, किसको? केंद्रीय परमाणु को। जो संक्रमण तत्व होता है तो उसके पास डी कक्षक खाली होने चाहिए, तभी तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो ये इसका रीजन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा, इसको जल्दी से नोट कर लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आर यू रेडी फॉर 5? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5th क्वेश्चन, प्राकृतिक तथा संश्लेषित बहुलक को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण भी देना है, ठीक है। उदाहरण सहित समझाइए, ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? जो प्रकृति में पाए जाते हैं, और संश्लेषित जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है, जिनको मानव द्वारा बनाया जाता है, और ये प्रकृति में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक की हेडिंग डालेंगे पहले हम, प्राकृतिक बहुलक। वे बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता दो प्राकृतिक बहुलक। जैसे प्राकृतिक रबड़ का बता दो भी, तो प्राकृतिक रबड़ है ना, प्राकृतिक रबड़ इसका वो क्या होता है? आइसोप्रीन, ठीक है। एक लक है इसका आइसोप्रीन, ये हो गया। बस कोई भी जो प्राकृतिक है वो लिख सकते हैं आप। और दूसरा, संश्लेषित बहुलक। अब इनको क्या होता है? ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है। वे बहुलक जो मानव निर्मित होते हैं, मानव निर्मित होते हैं।
ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, संश्लेषित रबड़, जो वो बहुलक जो मानव निर्मित होते हैं। जैसे अब मुझे बताओ जो संश्लेषित रबड़ के नाम, जैसे ब्यूनास है ना, ब्यूनास एक रबड़ है जो संश्लेषित है, जिसको बनाया जाता है प्रयोगशाला में। ब्यूनास, ब्यूनाएन, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने एक एग्जांपल लिख दिया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आप जल्दी से नोट करो, पॉज कर लेना वीडियो को, फिर नोट कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, C4H10O अणुसूत्र के तीन समावयवी के संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए। भाई IUPAC नाम भी लिखना है और संरचना भी बनानी है, ठीक है। ये है 2 नंबर का है, ठीक है, एक तो संरचना पे और दूसरा IUPAC नेम पे। तो आंसर देखना है, आंसर नंबर 6। इस पे समावयवी किसे कहते हैं, जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनकी संरचना क्या होती है, भिन्न होती है, यानी उनके IUPAC नेम भिन्न भिन्न होंगे। तो C4 पे, ठीक है, 1 2 3 4 OH। देखते हैं क्या ये अल्कोहल है, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ऑक्सीजन। ये देखो ये बन गया। एक दूसरा देखते हैं, 1 2 3 4, इसमें OH लगा देते हैं, ठीक है। और देखते हैं 1 2 3, यहाँ लगा देते हैं OH, ठीक है। और ये हो गया, 3 बनेंगे इसके, ठीक है, 3 समाई बन गए। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 3, 2 कर चुका है, 2 लगेंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। कार्बन कितने बॉन्ड करता है, 4, ठीक है। तो इसका नाम तो सिंपल हो गया। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्यों हुआ, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप के लिए क्या होता है, ऑल लगता है लास्ट में। इसका नाम हो गया 1 2 3 4 ब्यूटेन। और दूसरे नंबर पे क्या है, ऑल है, ये ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3, ठीक है। इसका नाम 3 हो गया। तो 2 पे क्या लगा है, मैथिल लगा है पहले तो, ये ब्रांच है हमारी, हाँ, ये मैथिल हो गई, 2 मैथिल प्रोपेन हो गया। और दूसरे नंबर पे क्या लगा है, ऑल। ये इसके नाम हो गए। तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो समावयवी जब भी बोलेगा तो समावयवी क्या होते हैं, फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर ये जो समावयवी हैं ये किसके हैं, अल्कोहल के, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही हो रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। एनसीईआरटी बुक रटने का, बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने का, उसके एग्जाम्पल, इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 के 3 को कितने बार, 36 बार बना देना है तुमको। कितने बार, 36 बार। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखते हैं, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर mmHg है, इतना है, ठीक है। यदि 20 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में
घोलने पर घोले घोले तो घोले तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। ये निकालना है, परिकलित कीजिए। यानी देखो आंसर, हाँ सबसे पहले जल का वाष्प दाब दिया है, ठीक है, गिवन दैट शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है आपको, ठीक है, जिसको हम P0 से इंडिकेट करते हैं ना, यस 17.53 mm, ठीक है, Hg। ये पता है ये क्वेश्चन कहाँ से आए? अणु संख्य गुणधर्म होते हैं ना, उसका जो पहला गुणधर्म है, वो पहला गुणधर्म क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अब अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला क्या होता था? P0 का, ठीक है, इसको नीचे लगा देते हैं, P0 माइनस P1 अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या हो जाता था? G बिले है, ये फॉर्मूला है उसका। ये P0 क्या है? जब जल शुद्ध रूप में था उसका वाष्प दाब, जब उसमें डाल दिया गया कुछ ग्लूकोज डाल दिया गया तब का वाष्प दाब उसके बाद, क्योंकि वाष्प दाब में हमेशा कमी आती है जब उसमें कोई चीज़ विलेय डाल देते हैं। और यहाँ पर विलेय का मोल अंश कि कितना विलेय डाला गया है वो तो देखना। तो सबसे पहले विलेय का मोल अंश निकालेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मोल निकालने पड़ेंगे इसमें, मोल देखना। हाँ, पानी का मोल कितना है? H2O कि पानी की मोल की संख्या कितनी है? 450 अपॉन क्या हो जाएगा? 18, ऐसे मोल निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर किसके मोल निकल जाएंगे? ग्लूकोज के, ग्लूकोज के मोल, ठीक है। ग्लूकोज के मोल निकालो जल्दी से। ग्लूकोज के मोल कितने हो जाएंगे? ग्लूकोज के मोल हो जाएंगे, ग्लूकोज कितना है? 25 ग्राम है, ठीक है। 25, जब भी मोल निकाला जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है? जितना उसका भार दिया है उसको डिवाइड करते हैं किससे? उसके अणुभार से। तो अणुभार कितना होता है? 180 इसका, किसका? ग्लूकोज का है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ से ची कैसे निकालेंगे हम? ची विलेय का है, और यहाँ पर विलेय क्या है? ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज का अणु यानी मोल अंश निकालना है, तो मोल अंश जिसका निकाला जाता है उसको ऊपर लिख देते हैं। ये हो गया 180, और अपॉन में क्या करते हैं? दोनों के मोलों को जोड़ देते हैं। 450/18 प्लस 225/180। इसको कैलकुलेट करके पूरा आता है 0.0055। ओके, ये कैलकुलेशन आप करना, ठीक है। बायोलॉजी वाले डरना नहीं है, डरना मना है, ठीक है। डर के आगे जीत है, पीछे भी जीत थी। ओके, ये हो गया। अब उसका फॉर्मूला देखना P0। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये निकालना है। जब हमने उसमें कुछ डाल दिया ना, विलेय डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, उसके बाद वाष्प दाब क्या है वो निकालना है। तो ये निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई देखना कैसे कर रहा हूँ। P1 इस P0 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया ची ग्लूकोज से, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज है विलेय, ये तो वही हमें निकालना है माइनस P1। तो ये हो जाएगा P1 ची ग्लूकोज माइनस P0, ठीक है। तो माइनस कैंसिल होगा, तो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये पीछे चले जाएगा और ये आगे आ जाएगा, ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? P0 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ची ग्लूकोज, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने P0 की वैल्यू हमें पता है 17.535 है, ठीक है। और इसको 1 माइनस ये कितना आया? 0.0055, ठीक है। इसको माइनस कर दो तो ये आ जाता है, कितना आता है ये? 0.00 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 9 और 9 4 और 5, ये आ गया। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पता है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17.44 मिलीमीटर
Hg, ये इसका वाष्प। देखो वाष्प दाब में कमी आ गई ना। वाष्प दाब शुद्ध पानी का कितना वाष्प दाब था 17.53, और जब उसमें ग्लूकोज डाल दिया गया 25 ग्राम, तो वाष्प दाब में हमेशा कमी आती है। जब भी किसी शुद्ध जल में अवाष्पशील कोई पदार्थ विलेय डाल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में हमेशा कमी आती है, ये है। ठीक है, तो वाष्प दाब में क्या आई, कमी आई, तो इसको नोट करो, ये हो गया। तो ये न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ये अणुसंख्यीय गुणधर्म का पहला जो टॉपिक है उसका न्यूमेरिकल के लिए इक्वेशन फॉर्मूला है, इसको याद रखना। P0 माइनस P1 अपॉन P0 इक्वल टू G विलेय, जो भी डाला होगा उसमें, जो भी पानी में विलेय उस वक्त अलग अलग हो सकता है, इसको नोट करो। फिर हम चलते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन में। इस न्यूमेरिकल को नोट कर लेना, ठीक है। जो अणुसंख्यिक गुणधर्म के 4 के 4 न्यूमेरिकल है ना, 4 के 4 जो अणुसंख्यिक गुणधर्म है उनके जो फॉर्मूले हैं उनको जरूर देखना, उन पे एक पे पक्का न्यूमेरिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो। खाद्य परिरक्षक को उदाहरण सहित समझाइए। तो खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं? अरे भैया सर आप भी ना ये टुच्चे क्वेश्चन मान लाया करो, हमें याद है, ठीक है। ये खाद्य परिरक्षक जो खाद्य पदार्थों की क्या कर देते हैं, सुरक्षा कर देते हैं, ठीक है। तो खाद्य परीक्षक हेडिंग डाल देते हैं। खाद्य परिरक्षक खाद्य पदार्थों की हानिकारक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करते हैं, ठीक है, सुरक्षा करते हैं। ये देखो बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। वो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करते हैं, उन्हें खराब नहीं होने देते, किससे? सूक्ष्म जीवों से, जैसे बैक्टीरिया, ओके, वायरस, व्हाटएवर, ओके। जैसे एक बता दो, सोडियम बेंजोएट, ओके, क्या होता है जो हम अचार में भी डालते हैं या जैम में डालते हैं या सॉस में, सोडियम बेंजोएट। मम्मी डालती है ना वाइट पार्टल, उसमें अचार में बेंजोएट, ये हो गया सोडियम बेंजोएट। तो हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। जल्दी से इसे नोट करो सोडियम बेंजोएट को। वैसे खाद्य परिरक्षक के लिए नमक भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको ये केमिकल याद नहीं आ रहा है तो आप तेल लिख सकते हैं, नमक लिख सकते हैं या चीनी लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9th। हाँ, और वो अगर YouTube चैनल पे भी नए हो ना हमारे, तो काला बटन दिख रहा है नीचे दिख रहा है, उसको जल्दी से दबाओ अगर नहीं दबाया। और नीचे फिर शेयर वाला भी है, जल्दी शेयर करो 5 फ्रेंड में। और उससे नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट करना कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए और कौन से टॉपिक तुम्हें नहीं आ रहा है, ओके। यस, आई विल वेट। एंड आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कर लेना। अच्छा लगता है यार जब कमेंट करते हो। इस वीडियो में कम से कम 200 कमेंट होनी चाहिए। पवन तुम जरूर करना कमेंट। वैभव देख रहे हो तो जरूर कमेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9th वाला, ठीक है। 9th क्वेश्चन नंबर क्या है? बेरी रोग। क्या? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी? देखो विटामिन वाला टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, ठीक है। इसलिए वाला टॉपिक पढ़ लेना। हाँ, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो कौन से? विटामिन B1, ओके। आंसर क्या है? विटामिन
देखो नाम भी बी आ रहा है ना, तो आंसर लिख देंगे विटामिन B1, विटामिन B1 से होता है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल-राउस का नियम। कोल-राउस का नियम लिखिए। इसको तो हाईलाइट कर देना, ये पक्का आएगा इस बार के पेपर में, लिखिए। ठीक है, कोल-राउस का नियम, तो हम हेडिंग डाल देते हैं कोल-राउस का नियम। आंसर कोल-राउस का नियम। ठीक है, तो कोल-राउस का नियम क्या कहता है? किसी विद्युत अपघट्य किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी ये वाला, हाँ, मोलर, जिसको अनंत चालकता, ये चालकता, उसमें उपस्थित आयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के समानुपाती, योग के बराबर होती है। बस ये हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल देखना, जैसे हमें नमक की निकालनी है। ठीक है, नमक की, ये अनंत तनुता, ये नमक की NaCl, ये क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी? नमक की। वो किस पे डिपेंड करती है पता है? वो ये कैपिटल लैम्डा है, ये स्मॉल लैम्डा है। यहाँ पर लिख देंगे हम Na प्लस की, ये प्लस की, और प्लस जोड़ देंगे Cl नेगेटिव की। ठीक है, ये Cl नेगेटिव, बस हो गया। दोनों जो भी उसमें आयन होंगे ना, उनके आयनों का जो योग होगा उसके पूरे विद्युत अपघट्य का क्या होगा? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। जैसे एक और एग्जांपल हमने कैल्शियम क्लोराइड का करा। कैल्शियम क्लोराइड जब इसको टूटेगा तो ये कैल्शियम इसमें और 2 Cl टूटते हैं, है ना। ये तो यहाँ पर देखना इसकी क्या हो जाती है, इसका जब लिखेंगे हम CaCl2 बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा मोलर चालकता Ca+2, और यहाँ पर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे लैम्डा ये, और इसके क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव। ये इसकी 2 हो जाएंगे, हाँ, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। ये क्या है? एक Cl नेगेटिव की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, तो यहाँ पर 2 हैं Cl, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, कैल्शियम तो एक ही है, तो कैल्शियम एक ही लिखेंगे। तो इसका ध्यान देना। तो ये हमारे कोल-राउस लॉ है। ठीक है, कोल-राउस का नियम ये जरूर आता है। ठीक है, पेपर में इसका 1 या 2 एग्जाम्पल डाल देना, 1 या 2 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स में इतना लिखना काफ़ी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो काला वाला बटन दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, इसको जरूर दबा देना। और उससे नीचे शेयर वाला भी है, उसे भी जरूर दबाना। उससे भी नीचे कमेंट वाला है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी। और वरना आपसे नाराज होऊंगा मैं। आप PK सर को प्यार करते हो ना, तो मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए कमेंट करना जरूर। ओके, तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई जोश के साथ और टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। गॉड आपका पेपर अच्छा रहे और खूब मेहनत करना। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम 15 घंटे आपकी स्टडी होनी चाहिए और सारे काम आजकल इग्नोर मानना। ठीक है, तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।